मनोज कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, तो हमारा सीरीज का ये 10वां वीडियो है, यानी फिज़िक्स का ये जो है 10वां वीडियो है। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम इसमें आपको टाइम देंगे। आप 10 प्रश्नों का आंसर लगाइए और लास्ट में यानी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? हर्ट्ज जो है क्या मापने की यूनिट है? ऑप्शन ए में है तरंगदैर्घ्य, तरंग की स्पष्टता, या फिर तरंगों की तीव्रता, या तरंगों की आवृत्ति। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर जो है आपका तरंगों की आवृत्ति होगा। तरंगों की आवृत्ति यानी कि हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो तरंगों की आवृत्ति। एक का ऑप्शन दिल्ली आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल जो है किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि, या वायु के कण। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आप लगा लिए होंगे। चलिए इसका आंसर हम बताते हैं। अगर आप सी आंसर लगाए हैं तो बिल्कुल आपका सही है, यानी कि डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो वातावरण में ध्वनि। अगला क्वेश्चन है, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, क्वेश्चन है क्या कि यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो लिखा हुआ है ऑप्शन ए में डाइन प्रति सेंटीमीटर। अगला ऑप्शन है न्यूटन प्रति मीटर। अगला ऑप्शन है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और अगला ऑप्शन है मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। तो चलिए इसका आंसर जो है आपका सी है। सही आंसर इसका जो है आपका सी है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, सूर्य एक खगोलीय इकाई संबंधित है। एक खगोलीय इकाई संबंधित है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लगाइए। चलिए इसका आंसर अगर आप ए लगाए हैं तो बिल्कुल आपका सही है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को ही कहते हैं खगोलीय दूरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है, तो ध्यान दीजिए, ऑप्शन दिया हुआ है संवेग, वेग, कोणीय वेग और द्रव्यमान। इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? अब इसका आंसर आप बताइए। चलिए, तो इसका आंसर जो है आपका दिल्ली है, द्रव्यमान, यानी कि द्रव्यमान जो है सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? ध्यान दीजिए, यहाँ आप निकाल भी सकते हैं। देखिए क्या रहा है, क्या कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान, बल। तो चलिए इसका आंसर लगाइए। इसका आंसर जो है आपका सी है, क्या? द्रव्यमान। अब देखिए द्रव्यमान कैसे होगा हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। द्रव्यमान कह रहा है क्या? संवेग। तो संवेग बराबर क्या होता है? यानी P बराबर mv, m
भी, एम भी होता है। और जो है वेग के अनुपात, यानी कह रहा है क्या, संवेग और वेग के अनुपात से क्या प्राप्त होगा, तब भी से भी कट जाएगा तो बच जाएगा क्या, द्रव्यमान। तो वही जो है इसका हम आंसर क्या बताएं आपको, यानी कि सी। ठीक है, यानी 6 नंबर का आंसर जो है सी, द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताइए, कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, या कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ध्यान दीजिए, इसका आंसर जो है ए होगा, यानी कम जाएगा। ठीक है, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, क्या कहते हैं, आघूर्ण का नियम कहते हैं, या जड़त्व का नियम कहते हैं, या ऊर्जा का नियम कहते हैं, या संवेग का नियम कहते हैं। तो चलिए इसका आंसर आप लगा चुके होंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछ चुका है। तो इसको जो है जड़त्व का नियम भी कहते हैं, यानी कि न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बिहार। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है, यानी कि यदि अश्व जो है एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही को गिरने की आशंका होता है। ये जो होता है ये किस कारण से होता है, तो ऑप्शन दिया हुआ है, जड़त्वाघूर्ण के कारण, द्रव्यमान का संरक्षण नियम के कारण, विश्राम जड़त्व के कारण, या फिर जो है गति के तीसरा नियम के कारण। तो चलिए ये आपको पता होगा कि विश्राम जड़त्व के कारण जो है ऐसा होता है। क्या होता है, जैसे अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तब जो है विश्राम जड़त्व के कारण वो जो है जब एकाएक चलना प्रारंभ करता है तो वो पीछे की ओर झुक जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्रिकेट का खिलाड़ी तेज से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे पीछे खींचकर पकड़ता है। अब इसका आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, क्या है, बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, अगला ऑप्शन है बॉल बॉल जो है त्वरित स्थिति में रह सकती है, या फिर हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो, या फिर हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन ए होगा। विश्राम बॉल जो है विश्राम की स्थिति में आ सकती है, इसलिए जो है वो कैच लेते समय जो है पीछे की ओर खींचता है। तो ऐसा क्वेश्चन जो है हमेशा आते रहता है, और ये जो है आवेग का उदाहरण है। कभी कभी क्वेश्चन आपको दे सकता है कि क्रिकेट खिलाड़ी जो है जब कैच लेता है तो कैच लेते समय जो है अपने हाथ पीछे खींचता है, तो ये किसका उदाहरण है, तो आवेग का उदाहरण है। चलिए, तो हमें उम्मीद है कि ये 10 प्रश्नों का सीरीज जो है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें, और कमेंट में अपना जो है जितना क्वेश्चन सही हुआ वो ज़रूर बताएं। तो चलिए आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।